हेलो एवरीवन, मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो क्रम की इस श्रृंखला में आज हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रिंसिपल सब्जेक्ट के चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो 2 सेशन हमने कवर कर लिए हैं उसमें हमें बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोसेस के बारे में पता चल चुका है कि प्रोसेस क्या होता है और प्रोसेस का क्रिएशन किस तरीके से होता है। इसमें हमने प्रोसेस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। प्रोसेस स्टेट मॉडल में हमने प्रोसेस जो 2 स्टेट मॉडल होता है उसे देखा। इसके अलावा 4 से 5 स्टेट मॉडल भी हमने देखा। तो अब हम आइए इसे कंटिन्यू करें। ये हम यहाँ तक कवर कर चुके थे अपने पिछले सेशन में। अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है? देखिए, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का क्या मतलब है कि जब कोई प्रोसेस एक स्टेट में है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसका मूवमेंट हो रहा है तो उसको अपन बोल रहे हैं ट्रांजिशन। तो एक स्टेट से, जैसे यहाँ पे जब प्रोसेस क्रिएट होता है, ये जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो न्यू स्टेट में होता है। न्यू स्टेट में जब क्रिएट होने के बाद प्रोसेस न्यू स्टेट में पहुंचता है और जब प्रोसेस के पास प्रोसेस रेडी स्टेट में पहुंच जाता है, इसका मतलब क्या है? प्रोसेस आपको जो कंप्लीट होने के लिए अपने जो या इनिशिएट होने के लिए, एग्जीक्यूट इनिशिएट करने के लिए प्रोसेस के पास सारे संसाधन मौजूद हैं। ठीक है। जब प्रोसेस को सीपीयू अलोकेट कर दिया जाता है डिस्पैचर द्वारा, डिस्पैचर एक्चुअल में क्या होता है? एक पीस ऑफ प्रोग्राम होता है। वो डिसाइड करता है कब किस प्रोसेस को सीपीयू अलोकेट करना है और कब प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में स्विच कर जाएगा। ठीक है। तो ये डिस्पैचर डिसाइड करता है। ठीक है। जब प्रोसेस रेडी से रनिंग स्टेट में जाती है, इसका मतलब प्रोसेस को सीपीयू अलोकेट हो चुका है, प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है और इस रनिंग स्टेट से प्रोसेस के पास 2 रास्ते होते हैं। या तो प्रोसेस कंप्लीशन की तरफ जाएगा या प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा या वेटिंग मोड में चला जाएगा। प्रोसेस कंप्लीशन की तरफ जाएगा तो उसका मतलब वो टर्मिनेटेड स्टेट में ट्रांजिट कर दिया गया है, और ब्लॉक स्टेट में चला गया है तो इसका मतलब प्रोसेस जब रनिंग स्टेट में है तो डायनेमिकली उसे कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ी रनिंग स्टेट के टाइम, और वो रिसोर्सेज अवेलेबल ना होने के कारण प्रोसेस को वेट करना पड़ता है, ब्लॉक स्टेट में जाना पड़ता है। ठीक है। अब ब्लॉक स्टेट से या तो प्रोसेस रनिंग स्टेट में भी जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है, बट ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि प्रोसेस क्या है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर रेडी इन क्यू। जैसे ही एक प्रोसेस को बाहर निकाला रनिंग स्टेट से तो दूसरा प्रोसेस को रनिंग स्टेट में डाल दिया जाता है। तो जब प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में आता है इस स्टेट में, तो मोस्ट प्रोबेबली प्रोसेस कहाँ जाएगा? वापस से रेडी स्टेट में जाएगा। फिर से उसको क्यू में जाना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा अपनी बारी का। ठीक है। तो बेसिकली जब प्रोसेस एंटर करता है, ये देखिए आप, ये ब्लॉक्स जो देख रहे हैं, ये ब्लॉक्स ये बताते हैं कौन सा प्रोसेस कब आया। जब भी कोई प्रोसेस एंटर करता है रेडी क्यू में तो वो सबसे पहले इस ब्लॉक में आके एंटर करेगा, उसके बाद में दूसरा प्रोसेस आएगा तो वो इस दूसरे ब्लॉक में करेगा। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है। जो प्रोसेस पहले आता है तो उस प्रोसेस को सीपीयू अलोकेट किया जाता है, उसमें प्रोसेसिंग पहले होती है। ठीक है। अब सिंगल ब्लॉक्ड क्यू। सिंगल ब्लॉक्ड क्यू से क्या मतलब है कि जब कोई प्रोसेस आपका रेडी क्यू में एंटर किया, ठीक है, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, दे ऑल आर मेंटेन्ड बाय देयर एंट्री टाइम। व्हेन प्रोसेस एंटर्स इनटू अ रेडी क्यू अकॉर्डिंग टू द टाइम स्टैम्प, अपने टाइम स्टैम्प के कारण जो प्रोसेस जिस समय पर एंटर करता है उस टाइम की एंट्री के अनुसार प्रोसेस को रेडी क्यू में रखा जाता है। ठीक है। डिस्पैचर डिसाइड करता है, डिस्पैचर प्रोसेस को डिस्पैच करता है रेडी क्यू से और प्रोसेसर को अलोकेट करवाता है। प्रोसेसर का काम क्या है? प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करना। ठीक है।
अब प्रोसेसर जब प्रोसेस पे एग्जीक्यूट कर रहा होता है, या तो वो प्रोसेस को रिलीज कर देगा, या तो ये जो प्रोसेसर है ये रिलीज हो जाएगा। रिलीज कब हो जाएगा? जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका होता है तो प्रोसेसर आइडल होता है, तो डिस्पैचर क्या करता है, रेडी क्यू से जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको निकाल के प्रोसेसर को उस पर काम करने के लिए आमंत्रित करता है। प्रोसेसर फिर उस पर अपना काम करता है। अब देखिए, जब प्रोसेसर किसी प्रोसेस पे काम कर रहा है, प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा है, तो दो ऑप्शंस हैं, या तो प्रोसेसर फ्री हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, प्रोसेसर टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा इवेंट को वेट करना पड़ सकता है, मतलब प्रोसेसर आइडियल सिचुएशन में चला गया। ठीक है, क्यों चला गया? क्योंकि प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ी। तो जो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, जब कोई प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है तो उसको ब्लॉक क्यू में डालता है। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लॉक क्यू बना हुआ है ये भी सीक्वेंशियल नंबर इनको असाइन किया हुआ होता है। जब प्रोसेस ब्लॉक क्यू में आता है तो उसके टाइम के अनुसार उसकी एंट्री होती है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए बहुत सारी प्रोसेसेस ब्लॉक हो गई तो वो उनके टाइम के अनुसार इसमें एंटर करती हैं, और जो सबसे पहले टाइम पे ब्लॉक क्यू में आया हुआ है तो वही सबसे पहले जाके रेडी क्यू में एंटर करता है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं सिंगल ब्लॉक्ड क्यू। अब मल्टीपल ब्लॉक्ड क्यू किस तरीके से होता है, यहाँ पर आप देखिए एक ब्लॉक ना होते हुए एक से ज़्यादा ब्लॉक क्यू मेंटेन करके रखा जाता है। तो इसमें ये है कि जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, जो मान लीजिए जैसे एक प्रोसेस P1 है, एक प्रोसेस आपका P2 है, एक P3 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सिंगल ब्लॉक्ड क्यू की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ P1 रेडी क्यू में सबसे पहले आया, फिर P2 आया, फिर P3 आया। ठीक है, P1 को डिस्पैचर ने डिस्पैच किया, प्रोसेसर ने प्रोसेसिंग स्टार्ट की P1 पे। अब P1 को क्या है कि ब्लॉक होना पड़ गया किसी कारणवश से, तो जब P1 आएगा तो वो सबसे पहले कहाँ एंट्री करेगा, वो यहाँ पे एंट्री करेगा। ठीक है, अब जब P1 एक्चुअली ब्लॉक क्यू में है तो P2 को यहाँ से डिस्पैच किया जाता है और प्रोसेसर के पास भेजा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रोसेसर P2 पे प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है, और इस दौरान अगर फिर P2 को भी ब्लॉक होना पड़े तो P2 कहाँ पे आता है। देखिए, मैं सिंगल ब्लॉक्ड क्यू की बात कर रहा हूँ, बट बेसिकली हम कॉन्सेप्ट समझेंगे मल्टीपल ब्लॉक्ड क्यू क्या होता है। तो यहाँ पे जो एंट्री होती है प्रोसेस P2 की, वो इस तरीके से P1 के बाद में होगी। इसी तरीके से P2 भी ब्लॉक हो गया, P1 भी ब्लॉक्ड है, तो फिर P3 को डिस्पैचर डिस्पैच करता है और वो कहाँ जाता है, प्रोसेसर के पास। और फिर से मान लीजिए P3 भी अगर ब्लॉक होता है तो वो P3 यहाँ पे एंट्री करेगा। अब देखिए, ये जो तीन प्रोसेसेस हैं ये वेट कर रही हैं अपने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज या किसी इवेंट के होने के कारण। जैसे अगर इनकी इवेंट कंप्लीट हो जाती है तो वापस रेडी क्यू में जाके फिर ये प्रोसेसर इन पे प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे जो प्रोसेस P1 ब्लॉक्ड क्यू में आया, ठीक है, सिंगल ब्लॉक्ड क्यू का क्या डिसएडवांटेज है मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर P1 ब्लॉक्ड क्यू में एंटर किया और P2 उसके बाद किया, P3 उसके बाद किया, मान लीजिए P2 जिस कारण ब्लॉक्ड हुआ है, ब्लॉक्ड क्यू में गया है, ठीक है, वो कारण समाप्त हो गया, मतलब वो एक इवेंट की वजह से इसको ब्लॉक में जाना पड़ा और वो इवेंट कंप्लीट हो गया। तो अब P2 जो है वो रेडी क्यू में एंटर नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि सिंगल ब्लॉक्ड क्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि जो पहले एंटर हुआ है वही पहले निकलेगा। तो चूंकि P1 का कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके कारण P1 ब्लॉक्ड 1 क्यू में एंटर हुआ है, तो P2 को अननेसेसरीली वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉट गुड। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, मल्टीपल ब्लॉक्ड क्यूज का कॉन्सेप्ट अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। मल्टीपल ब्लॉक्ड क्यू में क्या होता है कि एक ब्लॉक क्यू में जब P1 एंटर कर चुका है तो दूसरे को पैरेलली अपन यहाँ एंटर करवाते हैं, यहाँ पे P2 को और इसी तरीके से P3 को। ठीक है, अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है कि अगर P1 स्टिल ब्लॉक्ड 1 क्यू में वेट कर रहा है तो और P2 का इवेंट 2 अकर हो गया है, मतलब P2 रेडी स्टेट में जाने
लायक है तो P2 को P1 के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, P2 रेडी क्यू में जाएगा। अब P2 रेडी क्यू में जाने के बाद इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। फिर मान लीजिए P1 अगर आता है तो P1 वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और फिर इसी तरीके से P3। तो दिस इज द एडवांटेज ओवर द सिंगल ब्लॉक्ड क्यू, ठीक है। तो बेसिकली हम मल्टीपल ब्लॉक्ड क्यू को यूज करते हैं, ठीक है। रीजंस फॉर प्रोसेस सस्पेंशन, देखिए जैसे हम देख रहे हैं कि प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है और एग्जीक्यूट होते होते प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, तो इसके क्या कारण है वो अपन देखते हैं। अब स्वैपिंग का क्या मतलब होता है, सबसे पहला पॉइंट है स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब आपस में बदल लेना। जैसे प्रोसेस P1 रन कर रहा है और P2 आया तो आपस में एक दूसरे ने स्टेट चेंज कर लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू रिलीज सफिशिएंट मेन मेमोरी टू ब्रिंग इन अ प्रोसेस दैट इज रेडी टू एग्जीक्यूट, ठीक है। तो देखिए कुछ क्या होता है, जो मेमोरी होता है, ठीक है, सिस्टम में वो लिमिटेड होता है, ठीक है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होता है तो यहाँ पे किसी प्रोसेस को लोड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ मेमोरी रिलीज करना पड़ता है, मतलब किसी प्रोसेस को फ्री करना पड़ता है। तो एक प्रोसेस जो लोड है, इसका मतलब CPU उस पर काम कर रहा है, तो वहाँ से उस प्रोसेस को निकाल कर दूसरी प्रोसेस को लोड किया जाता है, तो इसे अपन बोलते हैं स्वैपिंग। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम रीजन, ठीक है। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम रीजन क्या क्या हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में सस्पेंड अ बैकग्राउंड प्रोसेस और इट सस्पेक्ट्स दैट प्रोसेस कैन कॉज अ प्रॉब्लम। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, कोई प्रोसेस है जो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रहा है और ये सस्पिशियस प्रोसेस है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात को भाप लेता है कि ये प्रोसेस आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उस प्रोसेस को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। तीसरा है टाइमिंग। देखिए टाइमिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब भी कोई प्रोसेस एंट्री करता है, ठीक है, रैम के अंदर रखा जाता है, जब CPU टाइम उसको अलोकेट किया जाता है तो एक पर्टिकुलर टाइम में उसका एग्जीक्यूशन हो जाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है और उसने CPU अननेसेसरली उस पर लगा हुआ है, तो इससे क्या होता है, दूसरी जो प्रोसेसेस वेटिंग क्यू में है उनके साथ में अननेसेसरीली नाइंसाफ़ी होती है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम में अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करता है अपना कंप्लीशन या पीरियोडिक एग्जीक्यूशन बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन 10 सेकंड लगता है और पीरियोडिक अपन मान के चलें 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद दूसरी प्रोसेस को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा 2 सेकंड हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ और ये अभी तक एग्जीक्यूट कर रही है, तो दूसरे सेकंड के बाद उस प्रोसेस को स्वैप कर दो या किसी दूसरी प्रोसेस को जो वेटिंग क्यू में है उसको यहाँ पर लाके एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो ये टाइमिंग की वजह से भी सस्पेंशन किया जाता है। पेरेंट प्रोसेस रिक्वेस्ट टू कोऑर्डिनेट एग्जामिन द चाइल्ड प्रोसेसेस, पेरेंट सस्पेंड्स चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। टू कोऑर्डिनेट और एग्जामिन द चाइल्ड प्रोसेसेस, चाइल्ड प्रोसेसेस को के साथ कोऑर्डिनेट और एग्जामिन करने के लिए पेरेंट प्रोसेस को चाइल्ड प्रोसेस को सस्पेंड करना होता है, ठीक है। इंटरेक्टिव यूजर इनपुट, यूजर वांट टू सस्पेंड द प्रोसेस फॉर डिबगिंग पर्पस। चौथा या पांचवा, ये अपन बोल रहे हैं, पांचवा रीजन होता है किसका, यूजर का यूजर जो है वो इंटरफेयर करता है, वो चाहता है कि इस प्रोसेस को रोका जाए किसी वजह से, तो वो रोक सकता है इसको डायरेक्टली, ठीक है। तो ये सस्पेंशन के कारण होता है।